संसद में जया बच्चन के बयान पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सवाल उठाए हैं। जया बच्चन ने बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन के आरोपों को बदनाम करने की साजिश बताया था, जिस पर कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए उनसे पूछा है कि अगर उनके बेटे अभिषेक और बेटी श्वेता के साथ ऐसा होता तो क्या तब भी वो यही बयान देती। जया बच्चन ने बॉलीवुड में ड्रग रैकेट का आरोप लगाने वालों के लिए संसद में कहा था कि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कंगना पर एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर ने भी हमला बोला है। उर्मिला के मुताबिक ड्रग्स की समस्या सिर्फ मुंबई या बॉलीवुड नहीं पूरे देश में है, लेकिन इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई है और अगर कंगना ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाना चाहती हैं तो उन्हें इसकी शुरुआत अपने प्रदेश से करनी चाहिए। उर्मिला ने जया बच्चन पर कंगना के बयान की भी आलोचना की है। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी जया बच्चन के बयान का समर्थन किया है। संसद में बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन का मुद्दा बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया था। माना जा रहा है कि जया बच्चन की तल्ख टिप्पणी रवि किशन पर ही थी, लेकिन जया के बयान के बाद रवि किशन ने कहा कि उन्होंने खुद भोजपुरी इंडस्ट्री तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए उनके बयान को बॉलीवुड के खिलाफ नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन रवि किशन के मुताबिक इंडस्ट्री में ड्रग्स की गंदगी है और इसकी सफाई जरूर होनी चाहिए। रवि किशन ने साफ किया कि उनका ये मतलब कतई नहीं है कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा है। कंगना रनौत ने अपने दफ्तर में तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। कंगना के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 22 सितंबर को सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया है कि बीएमसी की कार्रवाई से उनके दफ्तर को करीब 40% नुकसान हुआ है। इससे पहले 9 सितंबर को बीएमसी की कार्रवाई के वक्त कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हर्जाने के लिए कंगना ने मंगलवार को अपनी याचिका में सुधार के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया। ड्रग्स को लेकर कंगना के आरोपों पर बॉलीवुड बट गया है। कई कलाकारों को बॉलीवुड को गटर कहे जाने, मूवी माफिया जैसे शब्दों पर ऐतराज है। जया बच्चन ने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला तो कई कलाकार उनके साथ आ गए। उधर विवाद बढ़ा तो कंगना ने भी पूरी मजबूती से मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर और उसके पापा ने नहीं बनाई, बाबा साहेब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है। क्या निर्माण किया? आइटम नंबर्स का, अधिकतर वाहियात फिल्मों का, ड्रग्स कल्चर का, देशद्रोह और टेररिज्म का। बॉलीवुड पे दुनिया हंसती है, देश का हर जगह मखौल बनाया जाता है। पैसा और नाम तो दाऊद ने भी कमाया है, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूतों को छुपाने की नहीं। हालांकि कंगना के बॉलीवुड पर बयानों को लेकर कई बड़े कलाकार सहमत नजर नहीं आए। कंगना ने बॉलीवुड दिग्गजों के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है, लेकिन उनके दावों का बॉलीवुड से ही विरोध भी हो रहा है। ऐसे ही एक ही ब्रश के साथ पेंट करते हैं, तो आप सबके बारे में जरा सोचिए। मुझे पता नहीं क्यों इन सबके पीछे एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट लगता है। उधर जया बच्चन को भी कई कलाकारों का साथ मिला। तापसी पन्नू ने उनकी बात को जायज ठहराया। तापसी ने ट्वीट करके कहा, हम लोग हमेशा नई पहल, वजहों और जागरूकता अभियानों के लिए खड़े रहे हैं। अब ये पे बैक का टाइम है। एक बार फिर इंडस्ट्री की महिला ने अपनी आवाज बुलंद की है। रिस्पेक्ट। सुशांत केस में एनसीबी की जांच का दौर जारी है। आज सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया शाह से एनसीबी पूछताछ करेगी। दोनों का नाम रिया की चैट में आया था, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस मैनेजर ने आज तक के खुफिया कैमरे में कई बड़े खुलासे किए। मैनेजर रईस के मुताबिक फार्म हाउस में अक्सर ड्रग्स पार्टी होती थी, जिसमें सुशांत के साथ बॉलीवुड की कई हस्तियां आती थीं। मैनेजर ने सारा अली खान के भी पार्टी में आने की बात कबूली है। रईस के मुताबिक सारा अली खान के बाद रिया चक्रवर्ती ने भी फार्म हाउस पार्टी में आना शुरू किया। वहीं पिछली बार रिया का जन्मदिन फार्म हाउस में ही मनाया गया।
जिसमें रिया का पूरा परिवार आया था। वहीं रईस ने यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत के बीमार रहने की बात भी कबूली है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस और आइलैंड पर हुई पार्टी में शामिल हुए बाकी लोगों पर भी एनसीबी की नजर है। अब तक इन फिल्मी हस्तियों को समन नहीं भेजा गया है, लेकिन आने वाले दिनों में समन भेजा जा सकता है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने अपने बयान में एक्ट्रेस सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत का नाम भी लिया है। दोनों को जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुशांत के 15 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पूछताछ का दौर जारी है। आने वाले दिनों में ईडी कुछ और फिल्म मेकर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं ईडी ने फिल्म निर्माता दिनेश विजान का बयान दर्ज किया है, जिनसे करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई। दिनेश ने सुशांत के साथ राब्ता फिल्म बनाई थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक 20 सितंबर को एम्स की टीम सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फाइनल कंक्लूजन निकालेगी। अगले हफ्ते एम्स की टीम सीबीआई के अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी। जमानत के लिए रिया चक्रवर्ती अब बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। रिया और शौविक के वकील सतीश मानशिंदे आज हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट के साथ साथ सेशन कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। दोनों जगह ये आधार दिया गया था कि मामले की जांच अहम मोड़ पर है और आरोप भी गंभीर है। हाईकोर्ट में याचिका में रिया के वकील की एक दलील ये भी हो सकती है कि उसके पास कुछ नहीं मिला, उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया और ड्रग्स से जुड़े चैट सुशांत के कहने पर टाइप किए। रिया की अब तक जमानत याचिका खारिज करने के पीछे एक तर्क ये भी दिया गया है कि रिया ने कुछ और लोगों के नाम लिए हैं। उन लोगों के बारे में जांच अभी जारी है। अगर जमानत दी गई तो आरोपी उन लोगों को अलर्ट कर सकता है और फिर वो सबूत नष्ट कर सकते हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जया साहा और श्रुति मोदी को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनके साथ रिया की कुछ चैट सामने आई थी। इसमें सुशांत को ड्रग्स देने की बात कही जा रही थी। जया साहा किसी ड्रग्स का नाम बता रही थी और कह रही थी कि इसका असर कितनी देर में होगा। इसी चैट में सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी का भी जिक्र है। श्रुति मोदी के वकील ने बचाव में दलील दी है कि सुशांत के घर पर ड्रग पार्टी आम थी। श्रुति को ड्रग मंगवाने के लिए कहा जाता था, लेकिन श्रुति ने कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर उसको इसके लिए बाध्य किया गया तो वो नौकरी छोड़ देगी। वो किसी भी तरीके से ड्रग कार्टेल से नहीं जुड़ेगी। हालांकि सुशांत के परिवार ने जो शुरुआती शिकायत दी थी उसमें श्रुति मोदी का नाम भी लिया गया था और उस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। महाराष्ट्र में रोजाना सामने आने वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,000 के आसपास बना हुआ है। मंगलवार को भी राज्य में 20,482 नए मरीज सामने आए, जबकि 515 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना रिकवरी रेट 70% के आसपास है, जबकि कुल कोरोना मरीजों की तादाद 11 लाख तक पहुंच रही है। दिल्ली में अगस्त में हुए सीरो सर्वे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सर्वे के मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके करीब 30% मरीजों में एंटीबॉडी नहीं पाई गई। सर्वे से ये थियरी गलत साबित होती दिखाई दे रही है कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में कोरोना वायरस के प्रति इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। हाल में ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें कोरोना से ठीक होने वाले मरीज दोबारा संक्रमण की चपेट में आ गए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पेमा खांडू ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पेमा खांडू के मुताबिक उनमें कोई लक्षण नहीं है और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खुद को घर में आइसोलेट कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण में फिर से जबरदस्त उछाल आ रहा है। मंगलवार को दिल्ली में 4,263 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 36 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब कुल कोरोना केस 2.25 लाख के पार हो चुके हैं, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 4,800 से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट भी 90% से घटकर 84% के आसपास आ गया है।
इंदौर में कोरोना की दूसरी लहर आफत बरपा रही है। यहां लगातार छठे दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार रहा। मंगलवार को शहर में सबसे ज्यादा 386 मरीज सामने आए। इंदौर में लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह कोरोना नियमों की अनदेखी को माना जा रहा है। शहर में कोरोना से अब तक 450 से ज्यादा मौत हो चुकी है। अजमेर में कोरोना से लड़ाई के लिए बच्चों के मनपसंद कार्टून किरदार का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन ने छोटा भीम की वेशभूषा में एक कलाकार के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया है। इधर राजस्थान सरकार ने कोरोना टेस्ट के लिए प्राइवेट लैब की फीस में कटौती का फैसला किया है। इसके तहत अब सभी निजी लैब सिर्फ 1200 रुपए में टेस्ट करेंगे। रांची में कोरोना पीड़ित एक लड़की से पड़ोसियों के अभद्र बर्ताव का मामला सामने आया है। बीमारी को लेकर पड़ोसियों ने लड़की पर उटपटांग आरोप लगाए और चरित्र हनन की भी कोशिश की। इसका वीडियो वायरल होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने जांच का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज दिल्ली दंगों में यूएपीए एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल कर सकती है। माना जा रहा है कि पुलिस के पास 17 तारीख तक का वक्त है। यूं तो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में 250 चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन ये चार्जशीट बेहद अहम है। इस चार्जशीट में उन 18 लोगों के नाम हो सकते हैं जिन्हें पुलिस ने यूएपीए एक्ट में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक इस चार्जशीट के साथ दिल्ली दंगों की साजिश का खुलासा हो सकता है। आगरा में नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को महापंचायत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद गांव में लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते 4 दिन बीतने पर भी लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है। रायपुर में पुलिस ने एक कार से 2.5 किलो सोना बरामद किया है। सोने की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। एक कार में सोना कोलकाता से लाया जा रहा था और रायपुर में बेचा जाना था। कार सवार खुद को सोनार बता रहा है। पंजाब के मोगा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार ने पेट्रोल पंप के पास खड़े 2 साइकिल सवारों को कुचल दिया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शहर के बीचों बीच हुई घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कौशाम्बी में आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया। 2 गांव में बिजली गिरने से 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत के गाल में समाई दोनों सगी बहनों की एक बड़ी बहन और मां गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं पड़ोस के गांव में बकरी चराने गए एक युवक की मौत हो गई। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करता था। पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें एक पति पत्नी भी हैं। जिले के एक युवक से आरोपियों ने 8 लाख रुपए ठग लिए, जिसके बाद पुलिस ने मुहिम चलाकर गैंग का पर्दाफाश किया। पलवल में एक्सप्रेसवे पुल के नीचे हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार दोनों व्यक्ति कार से धुआं निकलता देख कार से बाहर निकल आए। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। झारखंड में रांची और चतरा पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में कुख्यात नक्सली कमांडर गिरफ्तार किया गया है। कई नक्सली घटनाओं में रामेश्वर उर्फ रमेश महतो उर्फ पहाड़ी की पुलिस को तलाश थी। इस पर वसूली और आर्म्स एक्ट के तहत 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। दिल्ली में सटे गाजियाबाद में अपराधी के हौसले बुलंद हैं। आधा दर्जन की संख्या में बदमाशों ने सरेआम एक युवक की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई की।
फिर पीड़ित को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर अपहरण की कोशिश भी की गई। ये पूरी वारदात मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। मिर्जापुर में महिला शिक्षा मित्र की गला दबाकर सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। हत्यारों ने हत्या के बाद महिला के जेवरात भी लूट ले गए। मृतक महिला घर में अकेली रहती थी। पति लेखपाल पद पर कार्यरत है। बच्चे लखनऊ और वाराणसी में पढ़ते हैं। लखनऊ में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि गैंग के सदस्य दुबई के बुजुर्ग खलीफा और मुंबई के रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। शिरडी से सटे वीरभद्र मंदिर में चोरी से पूरे इलाके में सनसनी है। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर मंदिर से वीरभद्र, शंकर और पार्वती की मूर्ति के चांदी के मुकुट चोरी करके फरार होते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 3.5 लाख रुपए मूल्य के चांदी के आभूषणों की चोरी हुई है। यूपी के चंदौली में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। गांव के बाहर झाड़ियों में अवैध तमंचा बनाया जा रहा था। झाड़ियों से 2 तमंचे, 1 रिवॉल्वर और 1 असलहा बनाने का सामान बरामद हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर में चेकिंग अभियान के दौरान 3 संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पुलिस ने लगभग 20 किलो चरस बरामद की है। इस खेप की कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों तस्करों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। हाल में हरिद्वार में हुई शराब कारोबारी के साथ लूट के बाद पूरे उत्तराखंड की पुलिस अलर्ट हो गई है। अगर अब आप कहीं भी 1 लाख से ज्यादा कैश एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो पुलिस आपको सुरक्षा देगी। कैश एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सूचना आपको अपने निकट पुलिस स्टेशन पर देनी होगी, ताकि किसी भी तरह की लूटपाट से बचा जा सकेगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक शख्स सरेआम चौराहे पर एक बुजुर्ग महिला को पीटता दिखाई दे रहा है। बुजुर्ग महिला का कसूर सिर्फ ये था कि उसने उस शख्स की अभद्रता और छेड़छाड़ का विरोध किया था। पानीपत में यमुना नदी में नहाने के दौरान 17 साल की लड़की डूबने लगी तो उसे बचाने के लिए परिवार का दूसरा सदस्य गया। ऐसे करके एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 6 सदस्य डूब गए। 3 की लाश बरामद की जा चुकी है। चीन की चालबाजी और एलएसी पर तनातनी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया था और चीन को चेताया था कि हिंदुस्तान को एलएसी पर किसी तरह का कोई बदलाव मंजूर नहीं है। मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने चीन मसले पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। सदन से निकलकर कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और सरकार पर गुमराह करने के आरोप लगाए। हमें सदन के अंदर नहीं बोलने दिया। हम जानते हैं ये सरकार डरते हैं, अगर कांग्रेस कोई सवाल पूछ दे, पूछने से जवाब तो नहीं है, क्या कहेंगे, डरते हैं। राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के बयान से साफ हो गया है कि चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था,
है और रहेगा। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे और चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लाएंगे। चीन पर सियासी घमासान और एलएसी पर तनातनी के बीच भारतीय फौज लद्दाख में सर्दियों की तैयारी में जुट गई है। सेना ने रसद, पानी और ईंधन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है ताकि सर्दियों में जब लद्दाख देश के दूसरे हिस्से से कट जाए तब भी जवानों को दिक्कत ना हो और चीन की चालबाजी से निपटने में कोई दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को तीसरी बार चुनावी सौगात दी। पीएम ने 545 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पटना के बेउर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही 323 करोड़ की लागत से निर्मित पेयजल आपूर्ति की 3 योजनाओं का भी उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट ने दरभंगा में नए एम्स को मंजूरी दे दी है। आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी संग्रहालय कर दिया गया है। इस नाम को मुगलों की गुलामी का प्रतीक मानते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट रोड शिल्प ग्राम के नजदीक बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी संग्रहालय कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी नाम को बदलने की कवायद में जुट गए हैं। मुगल म्यूजियम के रूप में तैयार की जा रही इस बिल्डिंग की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। पंजाब में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। अलग अलग शहरों में किसानों ने कृषि से जुड़े केंद्र सरकार के विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सड़कों पर डटे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमृतसर में किसानों के धरने ने ट्रक ड्राइवरों को ऐसी परेशानी में डाला कि उन्होंने धरने के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। करीब 400 लोग अटारी सरहद के रास्ते भारत पहुंचे। 37 लोग भारतीय नागरिक हैं और 363 लोग पाकिस्तान के वैसे नागरिक हैं जो काफी वक्त से भारत में रह रहे हैं। ये सारे लोग जब मार्च में पाकिस्तान गए थे तब कोरोना महामारी फैलने से सरहदें सील हो गई थीं और तब पाकिस्तान में ही फंस गए थे। लॉकडाउन और भारी बारिश ने महाराष्ट्र के प्याज किसानों को परेशान कर दिया है। प्याज की बर्बादी होती फसल को देखते हुए सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है। नासिक के किसान केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर बड़ी तादाद में प्याज की पैदावार बर्बाद हो रही है। औरंगाबाद के गांव में जगह जगह रास्तों पर प्याज फेंके दिखाई दिए। बद्रीनाथ की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं में चेकिंग के दौरान 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पहले मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन अब गर्भगृह के द्वार सभा मंडप से ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत की एक मशहूर इमारत में भयानक आग लग गई। शहर में एक हफ्ते में आग की ये तीसरी घटना है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये इमारत उसी बंदरगाह के पास मौजूद है जहां पिछले महीने ब्लास्ट में 200 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका में चुनावी सरगर्मी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने ट्रंप के पुराने दोस्त रोजर स्टोन की सजा कम करने के फैसले की आंतरिक जांच का आदेश दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से रोजर स्टोन की सजा कम कर दी गई थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी एलेक्सी नावेल्नी ने अस्पताल से अपने परिवार के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा है कि अब वो बिना किसी मदद के आराम से सांस ले पा रहे हैं। नावेल्नी को जहर दिए जाने के आरोप हैं। उनका बर्लिन में इलाज चल रहा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन एक बार फिर अपनी सेना की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए। वहां की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA की ओर से जारी वीडियो में किम प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुए कुमचोन शहर का दौरा करते दिखे। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है।
कोरोना के केस अब 2,94,00,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,33,000 से ज्यादा हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद जारी लॉकडाउन में ढील की शुरुआत 16 सितंबर से हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में 15 सितंबर को पिछले 2 महीने में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। ग्रीनलैंड में बर्फ के विशाल कवर का 113 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा टूट गया है। यह करीब 80 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन का सबूत है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के लोगों का इन दिनों बढ़ती गर्मी से बुरा हाल है। आमतौर पर सितंबर महीने में यहां तापमान 13 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, लेकिन पेरिस में इन दिनों तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है।